Hello students, welcome to my video lectures on physics for 12th. I am Sanjay Bansal, teaching for more than 25 years. This is my third lecture of first chapter और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा थर्ड लेक्चर भी आपको पहले दोनों लेक्चर की तरह से काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी यूज़फुल लगेगा। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है चार्जिंग ऑफ टू स्फेयर्स मेटालिक oppositely by induction. स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दो स्फेयर्स हैं ए एंड बी, जिनको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड्स पे खड़ा किया हुआ है। हमने इन दो स्फेयर्स को अपोजिटली चार्ज करना है इंडक्शन प्रोसेस से, मतलब विदाउट कांटेक्ट, विदाउट टचिंग। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो इन दोनों स्फेयर्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ऐसा करने से ये दोनों स्फेयर्स का जो एक सिस्टम है ये एक सिंगल कंडक्टिंग बॉडी की तरह से बिहेव करेगा। दिस इज फर्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 2, अब इस सिस्टम के पास अब हम एक चार्जिंग रॉड को लेकर आएंगे। ये चार्जिंग रॉड पॉजिटिवली भी हो सकती है और ये नेगेटिवली भी हो सकती है। सपोज मैं इसके पास ये एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेकर आता हूं। जैसे पॉजिटिवली चार्ज रॉड इस सिस्टम के पास आती है, ये इस सिस्टम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस नियर एंड की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं और फार्दर एंड पर ये नेगेटिव चार्ज की कमी होने से वहां पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो ये चार्जेस का सेपरेशन शुरू हो जाता है। ये चार्जेस का सेपरेशन कब तक चलता रहेगा? यहाँ पे कब तक नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर कब तक पॉजिटिव चार्ज आएगा? जब तक इन चार्जेस के ऊपर लगने वाले फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस ना कर लें। फॉर एग्जाम्पल, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहा है और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव से भी अट्रैक्ट हो रहा है। तो जब तक इसके ऊपर दोनों अट्रैक्शन के फोर्स एक दूसरे को बैलेंस ना कर ले, इसका मोशन नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आता रहेगा और जैसे ही दोनों फोर्स बैलेंस कर लेंगे इसका फ्लो बंद हो जाएगा और ठीक इसी समय इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। इसके ऊपर भी दो अपोजिट फोर्स बैलेंस कर लेंगे। कैसे? ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा है। तो इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। इसके ऊपर भी दो बैलेंस्ड फोर्स और इसके ऊपर भी दो अपोजिट फोर्सेस बैलेंस कर लेंगे और इसके ऊपर भी दो अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और चार्जेस का ये फ्लो बंद हो जाएगा और ये बेटा प्रोसेस इंस्टेंटली हो जाएगा। और इस केस में इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इस एंड पर फिक्स हो जाएगा और इस पर ये पॉजिटिव चार्ज फिक्स हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या, ये सारा स्टेप इंस्टेंटली होता है और ये इस समय इक्विलिब्रियम की स्टेज है। दिस इज इक्विलिब्रियम स्टेज। ये चार्जिंग में इंडक्शन हुई है क्योंकि हमने इस रॉड को इससे टच नहीं किया, सिर्फ हम इसके पास लेकर आए हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, अब इस रॉड को इसके प्लेस पे रखते हुए हम इन दोनों स्फीयर को एक दूसरे से स्लाइटली सेपरेट कर देंगे। थर्ड स्टेप। यदि अगर आप इस सेकंड स्टेप में से अगर रॉड को यहां से हटा देते तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को फिर से न्यूट्रल कर देते। तो इसलिए रॉड को इसके स्थान पे रखते हुए हम इन दोनों स्फीयर्स के बीच में हल्का सा सेपरेशन कर देंगे। दिस इज द थर्ड स्टेप। और ऐसा करने से अब ये दोनों चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रल नहीं कर पाएंगे। अब हमें, अच्छा एक बात और स्टूडेंट, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके पॉजिटिव से अट्रैक्टेड है।
साथ में जो नेगेटिव चार्ज है अभी जो फार्दर एंड पे था, अब वो इसके नेगेटिव से अट्रैक्ट होता हुआ थोड़ा सा नजदीक आ जाएगा। अब स्टेप नंबर 4, अब हमें इस रॉड की कोई भी जरूरत नहीं रही, इस रॉड को हम यहां से हटा देंगे, बट सेपरेशन को सेम रखेंगे। सो दिस इज आवर स्टेप नंबर 4। सेपरेशन को हमने सेम रखा है, सिर्फ चार्जिंग रॉड को हमने यहां से हटाया है। ऐसा करने से दोनों स्फीयर के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे की नियर एंड पर आ जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे की नियर एंड पर दोनों स्फीयर्स के चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे। ये स्टेप नंबर 4, फोर्थ स्टेप। स्टेप नंबर 5 में अब इन दोनों स्फीयर्स को हम एक दूसरे से, ठीक है, काफी दूर सेपरेट कर देंगे, सो दैट दोनों चार्ज बॉडीज एक दूसरे पर किसी प्रकार का कोई भी रिपल्शन का फोर्स ना लगा, अट्रैक्शन का फोर्स ना लगा पाए, मतलब दोनों चार्जेस एक दूसरे से इंटरेक्ट ना कर पाए। हम इन दोनों के बीच में सेपरेशन को इतना इंक्रीज कर रहे हैं कि दोनों चार्ज बॉडीज एक दूसरे से इंटरएक्ट ना कर पाए। और स्टूडेंट्स ऐसा करते ही नेगेटिव चार्ज स्फीयर ए पर और पॉजिटिव चार्ज स्फीयर बी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हाउ टू चार्ज टू मेटालिक स्फीयर्स अपोजिटली बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। और इस प्रोसेस में जो चार्जिंग रॉड है इसने अपने किसी भी चार्ज को लूज किए बगैर ही इन दोनों स्फीयर को चार्ज कर दिया है। और इन चार्जिंग रॉड को हम चाहें तो और बहुत सारे दूसरी बॉडीज को चार्ज करने में फिर इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ। इस टॉपिक के बाद अगला जो टॉपिक है वो इससे काफी मिलता जुलता है। उसमें हमें एक सिंगल स्फीयर को चार्ज करना है, पॉजिटिवली या नेगेटिव, अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। टू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली और नेगेटिवली बाय इंडक्शन। अब हमारे पास एक स्फीयर है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़ा हुआ है, हम इसको पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं। सपोज मैं इसको नेगेटिवली चार्ज करना चाहता हूँ, तो नेगेटिवली चार्ज करने के लिए मैं इसके पास वो वाली रॉड लेकर आऊंगा जिस पर चार्ज अब पॉजिटिव होगा। यदि इसको नेगेटिवली चार्ज करना है तो पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर आइए, यदि इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो नेगेटिवली, और नेगेटिवली चार्ज करना है तो पॉजिटिवली। तो जैसे कि मैंने कहा भी मैं इसको नेगेटिवली चार्ज करना चाहता हूं तो मैं इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेकर जाता हूं। ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़ा हुआ है स्फीयर। जैसे मैं पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसके पास लाया, इसने इसमें से नेगेटिव चार्ज को अपनी नियर एंड की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया और फार्दर एंड पर नेगेटिव चार्ज की कमी होने से वहां पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। ये चार्जेस का सेपरेशन फिर से शुरू हो गया। ये चार्जेस का सेपरेशन कब तक चलेगा? जब तक इन दोनों के ऊपर लगने वाले फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस ना कर ले। कैसे? इस नेगेटिव को यहां से अट्रैक्शन मिल रहा है और इस नेगेटिव को यहां से भी अट्रैक्शन मिल रहा है, तो जब तक इस पर दोनों अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे को बैलेंस ना कर ले इसका फ्लो होता रहेगा। और जैसे इसके ऊपर दोनों अपोजिट फोर्स बैलेंस कर लेंगे इसका फ्लो बंद। और ठीक उसी समय इसके ऊपर भी दो अपोजिट फोर्स जो लग रहे होंगे वो भी बैलेंस कर लेंगे। ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा है। तो दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं वो एक साथ बैलेंस होंगे और चार्जेस का फ्लो बंद हो जाएगा और अगेन बहुत जल्द इक्विलिब्रियम आ जाएगा और ये सारा प्रोसेस इंस्टेंटली हो जाता है। मैं लिख देता हूं स्टूडेंट, ये सारा प्रोसेस प्लग झपकते ही होता है इंस्टेंटली। ये इक्विलिब्रियम की स्टेज आ गई। लेकिन अभी आप इस रॉड को ना यहां से हटा नहीं सकते। जैसे आप इस रॉड को यहां से हटाओगे दोनों फिर से एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। तो इसके लिए हमें अगले स्टेप में क्या करना है, रॉड को उसी के स्थान पे रखिए और ये जो हमारा स्फीयर है
इस स्फीयर की जो फार्दर एंड है, आप उसको एक मेटालिक वायर के थ्रू अर्थ से कनेक्ट कर दीजिए। जैसे मैं इसकी फार्दर एंड को एक मेटालिक वायर के थ्रू अर्थ से कनेक्ट करता हूं, ये बेटा इस अर्थिंग का सिंबल है। जब भी एक बॉडी को आप एक मेटालिक वायर के थ्रू अर्थ से कनेक्ट कर देते हो तो हम कहते हैं उस बॉडी की अर्थिंग हो गई। एक बॉडी की अर्थिंग क्यों की जाती है? एक बॉडी की अर्थिंग इसलिए की जाती है ताकि उस बॉडी पर जो भी एक्स्ट्रा चार्ज है, उस पर जो भी एक्सेस चार्ज है, वो कंडक्टिंग वायर के थ्रू अर्थ में चला जाएगा और बॉडी का वही पोटेंशियल हो जाएगा जो अर्थ का पोटेंशियल है, दैट इज 0। जब मैंने इस बॉडी को अर्थ किया फार्दर एंड से, तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे जमा हुआ था, अब वो यहां ना रह करके कंडक्टिंग वायर के थ्रू अर्थ में चला जाएगा। बट नेगेटिव चार्ज अर्थ में नहीं जा सकता क्योंकि इसको पॉजिटिव ने अपने ट्रैक्शन से बांध के रखा हुआ है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को हमने अर्थ में भेज दिया है। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है? इस अर्थिंग को ब्रेक करना है, रॉड को इसके स्थान पे रखते हुए। रॉड को मैंने उसके स्थान पे रखा और अर्थिंग को ब्रेक कर दिया, सो दैट कि अब इस नेगेटिव चार्ज का अर्थ में जाने का चांस खत्म हो गया। अब हमें इस रॉड की ना कोई नीड नहीं है, ठीक है। इस रॉड को भी यहां से हटा सकते हैं। जैसे इस रॉड को हम यहां से हटाएंगे, ये नेगेटिव चार्ज पूरे स्फीयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, एक बात मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि अगर हमारी कंडक्टिंग बॉडी की सरफेस स्फेरिकल है तो उस केस में सरफेस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म रहेगा। लेकिन अगर कंडक्टिंग बॉडी की सरफेस स्फेरिकल नहीं है, किसी भी दूसरी शेप की हो, तो चार्ज उसकी सरफेस पर कभी भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो ये हमारा टॉपिक अभी हमारा पूरा हो चुका है और अब हम आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल पर, और वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। चार्जिंग बाय इंडक्शन ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म जब बहुत तेज बारिश हो रही है, उस समय लाउड साउंड भी पैदा हो रही होती है, जिसे आप कहते हो क्लाउड्स की थंडरिंग हो रही है, बादल गरज रहे हैं, और उसी समय आपको क्लाउड से काफी सारी लाइट निकल के अर्थ की सरफेस पे जाती हुई दिखाई देती है। वो जो लाइट आपको क्लाउड से निकल के अर्थ की सरफेस पर जाती हुई दिखती है, वो वास्तव में क्लाउड से बहुत सारा इलेक्ट्रिक चार्ज अर्थ की सरफेस पे जा रहा है, जो कि आपको लाइट के रूप में जाता हुआ दिखता है। इसे हम लाइटनिंग स्ट्रोक कहते हैं। और जो लाउड साउंड उसके से पैदा हो रही है, इसे हम थंडरिंग ऑफ द क्लाउड्स कहते हैं। ये सब के सब, ठीक है, लाइटनिंग स्ट्रोक, थंडरिंग ऑफ द क्लाउड्स, ये सब की सब चार्जिंग बाय इंडक्शन का ही रिजल्ट है। कैसे? देखिए, एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट, जो क्लाउड्स होते हैं, ये जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स आइस के बने होते हैं। आइस के बने होने से आइस मॉलिक्यूल्स में आपस में रबिंग होती है, क्लाउड्स के मोशन से, रबिंग से फिर चार्ज पैदा होता है। और जनरली क्लाउड का जो लोअर पार्ट है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और उसका जो अपर पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। फिर जब ये एक चार्ज क्लाउड किसी अर्थ की सरफेस से निकल के ऊपर से निकलता है, तो वो इंडक्शन के प्रोसेस से अर्थ की सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस कर देता है, और फिर इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर क्लाउड से बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इस अर्थ की सरफेस की तरफ आता है, जिसको कि आप लाइट के रूप में आते हुए देखते हो, और इसको लाइटनिंग स्ट्रोक कहते हैं। और ठीक उसी समय बहुत ही लाउड साउंड पैदा होती है, जिसे कि हम थंडरिंग ऑफ द क्लाउड्स कहते हैं। तो ये जो इतनी सारी लाइट यहाँ पर आ रही है, चार्ज जब क्लाउड से निकल के
अर्थ पर जा रहा है तो लाइट कहाँ से पैदा हो रही है, या जो लाउड साउंड पैदा हो रही है जिसे हम थंडरिंग ऑफ द क्लाउड्स कहते हैं, वो लाउड साउंड कहाँ से आ रही है। तो लाइट का सोर्स और उस लाउड साउंड का सोर्स, ये सब हम डिस्कस सेकेंड यूनिट में करेंगे, क्योंकि टॉपिक डिटेल में डिस्कस करने का वहीं पर है, इससे रिलेटेड थ्योरी डिस्कस करने के बाद। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज मैं यहाँ पे आपको और क्लियर करके चलना चाहूंगा। मान लीजिए कि एक क्लाउड्स के रास्ते में एक बिल्डिंग आ जाती है, तो क्लाउड्स क्या करेगा, इसके रास्ते में मान लीजिए ये कोई एक ऊंची बिल्डिंग आ गई, ठीक है, तो क्लाउड्स का जो लोअर पार्ट है वो जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, वो इंडक्शन की वजह से बिल्डिंग के ऊपर लार्ज पॉजिटिव चार्ज को इकट्ठा कर देगा, बिल्डअप कर देगा, और फिर उसके बाद क्लाउड से बहुत सारा नेगेटिव चार्ज निकल के बिल्डिंग के ऊपर फॉल करेगा, लाइट के रूप में आपको एक जाता हुआ दिखाई देगा, और बिल्डिंग पर एक लाइटनिंग स्ट्रोक होगा। बिल्डिंग विल बी डैमेज्ड, इट विल गेट फायर। तो बिल्डिंग को उस डैमेज से बचाने के लिए, उस फायर से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बिल्डिंग की टॉप सरफेसिस पर हम ये कुछ पॉइंटेड कंडक्टर्स को अरेंज करते हैं, पॉइंटेड कंडक्टर्स को, जिनको कि एक थिक वायर के थ्रू, थिक हैवी वायर के थ्रू बिल्डिंग की साइड से होते हुए अर्थ में काफी डीपली बरीड कर देते हैं। इन पॉइंटेड कंडक्टर्स को हम लाइटनिंग रॉड्स कहते हैं या लाइटनिंग कंडक्टर्स कहते हैं, लाइटनिंग रॉड्स या लाइटनिंग कंडक्टर। ये लाइटनिंग कंडक्टर्स, लाइटनिंग रॉड्स किस प्रकार से क्लाउड्स से नेगेटिव चार्ज को बिल्डिंग पर गिरने से बचाते हैं, बिल्डिंग को कैसे लाइटनिंग स्ट्रोक से प्रिवेंट करते हैं, कैसे बिल्डिंग के ऊपर लार्ज पॉजिटिव चार्ज को बिल्डअप होने से रोकते हैं, स्टूडेंट ये हम डिस्कस करेंगे सेकेंड यूनिट में। क्योंकि आपको उसके लिए पता होना चाहिए एक टॉपिक जिसका नाम है एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। तो जब तक आपको इस टॉपिक की थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगी, आपको यहाँ पर उतना बेटर समझ में नहीं आएगा। तो सेकेंड यूनिट में हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, वहां पे आपको पता लगेगा कि किस तरह से लाइटनिंग रॉड्स, ये पॉइंटेड कंडक्टर्स बिल्डिंग पर पॉजिटिव चार्ज को बिल्डअप होने से रोकते हैं, और कैसे क्लाउड्स से ह्यूज चार्ज को बिल्डिंग पर गिरने से रोकते हैं, बिल्डिंग पर कैसे लाइटनिंग स्ट्रोक्स को प्रिवेंट करते हैं और बिल्डिंग को डैमेज से बचाते हैं। तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, ठीक है, मैंने आपको सारा हल बता दिया, इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। डिटेल में इसको हम सेकंड यूनिट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, और ये दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बाकी इसके बारे में कुछ ज्यादा बात हमारे पास करने के लिए नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 2, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ये आप सभी को मालूम ही है, तो इसके बारे में भी हमें और फर्दर यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ चार्ज्ड बॉडी। स्टूडेंट्स, एक चार्ज बॉडी का जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो उसकी स्पीड से इंडिपेंडेंट है। मतलब हमारा ये है कि चार्ज बॉडी का जो चार्ज है उसको मेजर करने के लिए हम जिस रेफरेंस फ्रेम का यूज कर रहे हैं, वो रेफरेंस फ्रेम या रेस्ट में हो चार्ज बॉडी के रिस्पेक्ट में,
या चार्ज बॉडी के रिस्पेक्ट में मोशन में हो, चार्ज के मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ही सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हो, चार्ज बॉडी चाहे रेस्ट में हो या चार्ज बॉडी चाहे मोशन में हो, इलेक्ट्रिक चार्ज उसका सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट रहती है, चाहे वो बॉडी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो चाहे बॉडी के रिस्पेक्ट में मोशन में हो, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम इनवेरिएंट बोलते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट स्टूडेंट यहां पर ना एक बात और क्लियर कर दूं कि एक बॉडी का जो मास होता है वो बॉडी की स्पीड पे डिपेंड करता है, और इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, m बराबर m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो m नॉट उसका मास है जब वो रेस्ट में है, इसे हम बॉडी का रेस्ट मास कहते हैं, रेस्ट मास। और वही बॉडी जब मोशन में आ जाती है और v स्पीड से ट्रेवल करती है तो उसका मास अब m नॉट नहीं रहता, बढ़कर m हो जाता है, और c लाइट की वेलोसिटी है। तो स्टूडेंट इस वाले रिलेशन से हम क्या देखते हैं कि स्पीड बढ़ने से मास क्यों बढ़ेगा, क्योंकि v की वैल्यू देखिए हमेशा c से कम होती है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। जब ये 1 से कम आएगा तो डिनोमिनेटर आपको फ्रैक्शन में आएगा, जब डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में आएगा तो डेफिनेटली m की वैल्यू m नॉट से ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट ये तो एक्सप्लेनेशन हमने दिया कि भी बॉडी का मास क्यों बढ़ रहा है विद द स्पीड, बट ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। हम यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं, हमें यहाँ पे फिजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए कि मास स्पीड के साथ साथ क्यों बढ़ता है, तो हम इसका फिजिकल एक्सप्लेनेशन लेंगे। स्टूडेंट्स आज हम जानते हैं कि मास जो एनर्जी होती है वो मास का ही एक फॉर्म है, मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में हम बदल सकते हैं। तो जब एक बॉडी में स्पीड है, मोशन है, दैट मीन्स इट इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ मास। तो जब बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आ गई दैट मीन्स उसका मास बढ़ गया, ये उसका फिजिकल एक्सप्लेनेशन है। तो हमें फिजिक्स में ज्यादातर चीजों को फिजिकल एक्सप्लेनेशन से समझना चाहिए, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन उतना मायने नहीं रखेगा जितना कि फिजिकल एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी के बारे में हमें इतना ही डिस्कस करना था, लेकिन चार्ज स्पीड से इंडिपेंडेंट है बट मास स्पीड पे डिपेंड करता है। प्रॉपर्टी नंबर 4, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मीनिंग डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, इज एडिटिव इन नेचर। स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है? इस प्रॉपर्टी का मीनिंग ये है कि एक सिस्टम का या एक बॉडी का जो नेट चार्ज होता है वो बॉडी में उपस्थित सभी चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। तो मैं लिखता हूं कि नेट चार्ज ऑफ ए सिस्टम या बॉडी is equal to algebraic sum of charges in that system or body। स्टूडेंट हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ना एक सिस्टम है और उस सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं, लाइक +E, +2E, -3E, +4E, -5E। तो इस बॉडी का जो सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा वो सिस्टम में उपस्थित सभी चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा।
इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज नेचर में एडिटिव है। ये एल्जेब्रिक सम का मतलब ये होता है कि जब आप इन सभी चार्जेस का सम करोगे तो सम करते समय चार्जेस के साइन को ध्यान में रखोगे। तो इस केस में जो नेट चार्ज आएगा वो एल्जेब्रिक सम कर देंगे इन सभी चार्जेस का, ठीक है। प्लस ई टू ई, ये प्लस का 3e प्लस 3e माइनस 3e कैंसल ईच अदर, ये प्लस 4e ये माइनस 5e, नेट चार्ज माइनस ही आ जाएगा। एंड प्रॉपर्टी नंबर 6, लास्ट प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस कर ली है। प्रॉपर्टी नंबर 6, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। स्टूडेंट पहले तो मैं आपको बता दूं एक आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब इलेक्ट्रिसिटी में क्या है। इलेक्ट्रिसिटी में एक आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि वो किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है। मतलब वो सराउंडिंग को ना तो अपना चार्ज दे सकता है ना वो सराउंडिंग से चार्ज ले सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी कि भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। इसका मतलब ये है कि टोटल चार्ज इसका मतलब ये चार्ज ऑफ ऑल द बॉडीज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में जितनी भी बॉडीज हैं उन सब का जो एल्जेब्रिक सम चार्जेस का वो कांस्टेंट है। तो उसको हम ये लिख सकते हैं, एल्जेब्रिक सम भी लिख सकते हैं इसमें हम, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस ऑफ ऑल द बॉडीज ऑफ ऑल बॉडीज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। बेटा इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एक आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें बॉडीज का उसमें उसका जो नेट चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। मतलब कि आप सिस्टम के अंदर ना तो कोई नया चार्ज बना सकते हो ना किसी चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन सिस्टम में चार्ज को आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसी को हम दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed but can only be transferred from one body to other body of the system। हम चार्ज को सिस्टम में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर तो कर सकते हैं, लेकिन ना हम नए चार्ज को बना सकते हैं ना चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब एक सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट है और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। क्योंकि यूनिवर्स खुद एक बहुत बड़ा आइसोलेटेड सिस्टम है तो यूनिवर्स का टोटल चार्ज कांस्टेंट है, इज कंजर्व्ड। यूनिवर्स का टोटल चार्ज कंजर्व है। ठीक है, अब स्टूडेंट मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल लेके चलूंगा। अब मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं और वो एग्जांपल है एक आइसोलेटेड सिस्टम का। हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक ग्लास रॉड है और प्लस सिस्टम में एक सिल्क क्लॉथ भी है। दोनों को अभी हमने एक दूसरे से रब नहीं किया है, तो इसका भी चार्ज जीरो है, इसका भी चार्ज जीरो है, मतलब नेट चार्ज इस सिस्टम का जीरो है। अब हमने इस ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क क्लॉथ में चले गए,
ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज, बट अगेन दोनों चार्जेस का अलजेब्रिक सम फिर से 0 हो गया। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि हमने चार्जेस को क्रिएट नहीं किया, सिर्फ सिस्टम की एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर किया है स्टूडेंट। तो हम चार्ज को ट्रांसफर तो कर सकते हैं, और चार्ज के ट्रांसफरेंस से हम चार्ज बॉडीज बना सकते हैं, बट चार्ज बॉडीज हम जो बनाएंगे वो भी हमेशा इन इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट। बाकी इसके ऊपर हमारे पास अभी और 3-4 बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स, उनको फिर मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, और वो एग्जाम्पल है न्यूक्लियर। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल ले रहा हूं जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करते हैं, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल है हाई एनर्जी फिजिक्स से। हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल निकल कर आ रहा है हाई एनर्जी फिजिक्स, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में या जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, यहाँ पे टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। एग्जाम्पल 92 यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस पर जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आके स्ट्राइक करता है तो उसको बेरियम 56 141 प्लस क्रिप्टॉन 36 91 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स और प्लस लॉट ऑफ एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज होती है। स्टूडेंट, इस प्रोसेस में आप देखें तो यहाँ पे नेट चार्ज इन रिएक्टेंट साइड में 92 और प्रोडक्ट साइड में भी 56 प्लस 36, दिस इज 92। तो टोटल चार्जेस प्रोसेस में कंजर्व रहा है। बट स्टूडेंट, एक खास बात यहाँ पे ध्यान देने वाली, या मास कंजर्व नहीं रहा, क्योंकि इसका जो मास का एक पार्ट है, रिएक्टेंट्स के मास का एक पार्ट, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो हाई एनर्जी फिजिक्स में आप क्या देख रहे हो, वहां पे मास कंजर्व नहीं है। मास को एनर्जी में बदल सकते हैं और एनर्जी को मास में, तो मास और एनर्जी भले ही कंजर्व ना हो इंडिविजुअली, ठीक है, लेकिन चार्ज वहां पर भी कंजर्व है। तो बेटा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजर्वेशन है, ये सामाजिक एग्जैक्ट लॉ है। इस लॉ की जड़ें बहुत मजबूत हैं। ये लॉ हर जगह एप्लीकेबल है, इवन वहां पर भी एप्लीकेबल है जहां पर मास कंजर्व नहीं है, जहां एनर्जी कंजर्व नहीं है, जैसा कि इस हाई एनर्जी फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब हम बाकी और दो हमारे पास अच्छे एग्जाम्पल थे, उनको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल नए हैं। इनको हम बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, आपको पूरी नॉलेज देते हुए डिस्कस करेंगे। एक एनीहाइलेशन ऑफ मैटर, ये भी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी चार्ज को ओबे करेगा, और दूसरा पेयर प्रोडक्शन, ये दोनों फिनोमेना, ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तो आज का लेक्चर बेटा इतना ही, ठीक है, तो थैंक यू।